ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल साहब के साथ। तो पाल साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की स्किल डेवलपमेंट, युवाओं को रोज़गार मिलेगा, तो ये बात मानी जा रही है, लेकिन 6 महीने के अंदर कोई ऐसी स्कीम अभी तक आई नहीं है कि जिससे ऐसा लगे कि रोज़गार मिलने जा रहा है या रोज़गार के नए मौके फराहम हो रहे हैं। उल्टा इस तरह की खबरें आ रही है कि बहुत सारी यूनिट्स बंद हो रही हैं, रोज़गार कम हो रहे हैं, कंपनियों में छटनी हो रही हैं। इस सवाल को क्यों आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं? आज जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, इसका फैसला कांग्रेस यूपी की सरकार में हुआ था। और आप याद करिए मनमोहन सिंह जी का बयान कि जब उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात कही थी, कहा था कि हम स्किल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं देश के लिए, और 50 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार करेंगे। आज पार्लियामेंट के प्रश्न में उत्तर आया है। आज पहली बार कोई स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्टर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने अलग से बनाया, और आज खुद उसके मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा कि ये 23 मंत्रालयों के साथ संबंधित है। अब इसको अलग मंत्रालय किया जा रहा है। हमें खुद नहीं समझ आता कि 50 करोड़ का पिछली सरकार का पैमाना था, लेकिन उस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। अभी मुझे इस मंत्रालय के गठन होने के 1 महीने हुए हैं, तो आज पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से मंत्रालय की घोषणा हो गई थी, 5 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, फिर 17 तक था, और फिर था कि 19 तक, मतलब पूरे 50 करोड़ को दिया जाएगा। तो आप कांग्रेस यूपीए से पूछिए कि जिस स्किल डेवलपमेंट करके और रोजगार का एक सपना दिखाया था, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा नहीं था। ये तो पहली बार मोदी जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने इसके लिए एक अलग मंत्री बनाया स्किल डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, और अब मंत्रालय फंक्शनल होगा, इसे मुझे कहने में संकोच नहीं। तो 6 महीने के अंदर हर फ्रंट पे एक दिन में तो कोई फैसले हो नहीं जाते। मतलब जब उन्होंने सरकार बनाई, स्किल डेवलपमेंट का देखा कि कोई काम अभी तक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने पहले विस्तार में एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बना करके काम शुरू किया, तो परिणाम आगे आएगा। अच्छा, आपने बताया कि यूपीए सरकार का ये फैसला था, उस पर अमल नहीं हो पाया। जहाँ तक मुझे याद है, उस सरकार जब यूपी की सरकार थी, तब आप यूपी में थे, कांग्रेस में ही थे, तो क्या वजह हो सकती है उस वक्त? क्या सरकार के अंदर इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की विल पावर नहीं थी, या उसकी तरफ ध्यान नहीं था, सिर्फ शोशेबाजी थी? क्या वजह थी? नहीं, देखिए, मतलब कांग्रेस यूपीए 2 में जो हमने 5 साल देखा कि प्रधानमंत्री जी जैसे घोषणा करते थे, तो प्रधानमंत्री जी के साथ जो एक इनिशिएटिव होना चाहिए था, या उन चीज़ों को अमल दरामद होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, क्रियान्वित हुआ। अगर ये होता शायद, तो शायद जो कांग्रेस यूपीए के 2 को 2G में, कोलगेट में जो देखना पड़ा, वो केवल प्रधानमंत्री की एक खामोशी ही, तो मैं समझता हूँ मंत्रियों को निरंकुश कर दिया था। और जिस तरीके से कांग्रेस यूपी 2 में मंत्री लोग निरंकुश थे, कार्य करने के बजाय केवल बयान और वक्तव्य उनके मंत्री दिया करते थे, मैं उन मंत्रियों का नाम क्या लूँ, तो मैं समझता हूँ काम कम हो रहा था, उस समय बातें ज़्यादा हो रही थी। आज बातें नहीं हो रही हैं, काम हो रहा है। मोदी जी 6 महीने से निरंतर प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने देखा कि हमारा भारत जो सार्क का एक सबसे बड़ा भाई के रूप में भूमिका निभाता था, न उसके साथ नेपाल रह गया था, न श्रीलंका रह गया था, न म्यांमार रह गया था, न बांग्लादेश रह गया था, पाकिस्तान तो खैर नहीं था। आज क्या आपने देखा नहीं कि 6 महीने में कुछ न हुआ, तो हमने अपने पड़ोसी राष्ट्रों से फिर से एक अच्छा रिश्ता बनाया है। 33 वर्ष लग जाता था फिजी जाने में, सार्क के सम्मेलन में नेपाल जो हमारा मित्र राष्ट्र था, वहाँ पिछले 15 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। तो अब स्वाभाविक है कि आज फिर एक बड़े भाई की भूमिका आपने खुद देखा काठमांडू में सार्क सम्मेलन में। आज नेपाल की संविधान सभा में जो स्थिति हो, या भूटान में जो दौरा हो, आज पूरे भारत के अपने पड़ोसियों से फिर से एक मधुर और एक अच्छे संबंध बने हैं। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मैं बात कर रहा था कि जो वर्क कल्चर की बात आपने उठाई थी, कि तो जो पिछली यूपीए की सरकार थी, उस यूपीए की सरकार से इस सरकार का वर्क कल्चर ज़्यादा बेहतर है, और इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने मैन ऑफ एक्शन की उपाधि दी है। देखिए, मैन ऑफ एक्शन तो आज तक आपने देखा, मैं भी 5 साल उस सरकार में था, मतलब संसद सदस्य था उस पार्टी का, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कि कभी इस तरीके के प्रधानमंत्री की बात को बराक ओबामा ने कभी कहा हो। आप बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि उन्होंने केवल ही नॉट ओनली ही हैज सेड कि ही द मैन ऑफ एक्शन मिस्टर मोदी, इवन ट्वाइस ही हैज अप्रिशिएटेड टू मिस्टर मोदी एंड स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। ही हैज सेड
कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो देश की ब्यूरोक्रेसी थी जिसमें एक जड़ता आ गई थी, वो उस ब्यूरोक्रेसी को फिर से उन्होंने गतिशील करने का काम किया है। अब एक अमेरिका का राष्ट्रपति अगर इस तरीके से कहे तो उसको पूरी दुनिया में इसका मतलब इस सरकार के फंक्शनल होने का, इसकी क्रियाशीलता होने का, सरकार की गतिशीलता का, और सरकार के ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तेज़ी से काम कर रहे हैं जितना प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इसकी बात दूर तलक गई है। और इसका संदेश तो आज अगर उसकी तारीख हो रही है तो स्वाभाविक है देश की जनता तो रोज़ एहसास कर रही है, लेकिन आज अमेरिका, यूरोप, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी इसको महसूस कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के एक भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। पाल साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं और तारीफ़ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, सरकार की, बीजेपी की, लंबे समय तक आप कांग्रेसी रहे हैं, अब लगता है कि आप वाकई भाजपा ही हो गए हैं पूरी तरह? नहीं, सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल हम सार्वजनिक जीवन के नेता हैं। मैं उस कांग्रेस में मैंने काफ़ी लंबा समय दिया और मैं 5 वर्षों में, हो सकता आप बहुत सहमत हो, लेकिन मैंने 5 वर्षों में बहुत कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जिस युवा नेता के हाथ में, राहुल गांधी के हाथ में है, वो देश के लोगों के लिए जिस एक प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए उस दिशा में कितना किया है मैं समझता हूँ। मैं तो नहीं सहमत था और शायद उसका इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। नहीं, जिस तरीके से देश का यूथ उनके साथ जुड़ा था, अगर उस यूथ के साथ अपने को आइडेंटिफाई करके डिलीवर करते तो आज कांग्रेस का हश्र कैसे होता। तो सवाल ये नहीं है, सवाल मेरे लिए देश बड़ा है। मैं लगातार 28 साल विधायक रहा, 6 साल से सांसद हूँ। पहले ये मेरे लिए स्टेप कोई नहीं कि मैं भाजपा में आज सांसद हूँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। क्या आज जब नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली से जनता को एक अच्छे सुशासन का अनुभूति हो रही है। देश में लोगों को लग रहा है, चाहे बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, कि मोदी जी कुछ करना चाहते हैं और मोदी जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, हम तो उस पार्टी के संसद सदस्य हैं। अगर हम लोग उनके साथ मजबूती से चट्टान की तरह से नहीं खड़े होंगे तो फिर हम डिलीवरी कैसे कर पाएंगे। मतलब ये माना जाए कि अब कांग्रेसी कल्चर से पूरी तरह आज़ाद होकर बीजेपी के कल्चर में मतलब अपने आप को एडजस्ट पूरी तरह कर लिया है आप? नहीं, मुझे लगता है कि कल्चर क्या होता है, कांग्रेस भी अगर अपना कल्चर क्या कहती, देश हित की बात करती होगी, भाजपा भी क्या कल्चर कहती है, अपना देश हित की बात करती है। तो अगर कल्चर की बात आप करें तो जब कल्चर आज एक देश के हित में अच्छा मोदी जी का कदम है, तो मुझे तो लगता है कि यूसुफ अंसारी साहब, कल आप भी मतलब आज पत्रकार के रूप में हैं, मैं समझता हूँ कि जिस समुदाय को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव के पहले ये तमाम कांग्रेस से लेकर के सभी पार्टी के नेता क्या कहते थे, समाजवादी हो, बीएसपी हो, कम्युनिस्ट, कि अगर दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश में एक और पाकिस्तान बन जाएगा, देश का विभाजन हो जाएगा, देश के अल्पसंख्यकों को भारत से जाना पड़ेगा। ये अखबारों में छपे हैं, टेलीविज़न में बयान है, सार्वजनिक सभाओं में नेताओं ने कहा है। 6 महीने में एक दृष्टांत बता दीजिए कि उन्होंने किसी समुदाय और संप्रदाय को साथ ले चलने के बजाय किसी के दिल को दुखाने का काम किया हो। तो अगर एक प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनके ऊपर देश की, उनके कंधों पे जिम्मेदारी देश की जनता ने डाला है, अगर आज वो देश में इस बात का नहीं पार्टीजन कर रहे हैं कि हमें किसने वोट दिया, किसने नहीं दिया, आज वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूरे संपूर्ण देश की व्यापकता को समावेश करके और सभी समुदायों को ले करके देश की प्रगति में अगर चलना चाहते हैं, तो इससे साफ उनका नज़रिया है कि वो देश के 125 करोड़ की जनता के प्रति अपने को खुद जवाबदेह मान रहे हैं और उस 125 करोड़ के स्वाभिमान और सम्मान के लिए पूरी दुनिया में और देश के अंदर काम करने का उनकी निष्ठा है। चलिए पाल साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही कि 125 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी भावना के साथ वो आगे बढ़ते रहेंगे ताकि देश भी आगे बढ़ता रहे और आपका जो सपना है देश को मजबूत करने का वो भी साकार रहे। बहरहाल इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ बने और आपने इतना वक्त दिया और हर मुद्दे का बेबाकी के साथ, सागोई के साथ आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी के साथ और बहुत ही सागोई के साथ अपनी दिल खोल कर अपनी बात रखी। तो देश की बात में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।